नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और जैसा कि हमने नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू की हुई थी एनसीईआरटी की, और इसके अंतर्गत हम चैप्टर नंबर फर्स्ट साइज़ एंड लोकेशन और सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया और जो थर्ड चैप्टर है हमारा ड्रेनेज वो चल रहा है। ड्रेनेज का अब ये अंतिम पार्ट है और इसके अंतर्गत आज हम भारत के विभिन्न जो लेक्स हैं, झीलें हैं, उनका डिस्कशन करेंगे और कौन कौन सी झील किस चीज़ के लिए जानी जाती है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, आज उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए लेक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, इनमें कुछ ताज़े पानी की झीलें हैं, कुछ खारे पानी की झीलें हैं। तो इस प्रकार की झीलें, कुछ प्राकृतिक झीलें हैं, कुछ मानव निर्मित झीलें हैं। तो उन सभी का हम डिस्कशन यहाँ पर करेंगे। झीलों से संबंधित जो है क्वेश्चंस जो हैं वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के अंदर भी अधिक बनते हैं और इवन जो बोर्ड क्लासेस हैं उसमें भी मैप से संबंधित इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक। यू मे बी फेमिलियर विद द वैली ऑफ कश्मीर एंड द फेमस डल लेक। देखिए, आप भारत की जो कश्मीर घाटी है उससे भली भांति परिचित होंगे और यहाँ पर जो पाई जाने वाली डल झील है उससे भी आप परिचित होंगे। द हाउस बोट्स एंड शिकाराज विच अट्रैक्ट्स थाउजेंड्स ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर। इस झील के अंदर हाउस बोट्स यानी जो घरनुमा नावें हैं वो और शिकाराज यहाँ के प्रमुख आकर्षण के केंद्र हैं, जिनको देखने के लिए हज़ारों की संख्या में जो पर्यटक हैं प्रतिवर्ष आते हैं इनको देखने के लिए। यहाँ के जो पर्यटन स्थल हैं, यहाँ के दर्शनीय स्थल हैं, उनका लुत्फ़ उठाने के लिए। सिमिलरली उसी प्रकार से यू मे हैव विजिटेड सम अदर टूरिस्ट स्पॉट नियर लेक एंड एन्जॉयड बोटिंग, स्विमिंग एंड अदर वाटर गेम्स। ठीक उसी प्रकार से आपने जो हमारी जो झील है, झील के आसपास के जो पर्यटन स्थल हैं उनका भी भ्रमण किया होगा और वहाँ पर बोटिंग का यानी नौकायन, तैराकी और अन्य जो जल से संबंधित गेम हैं उनका यहाँ पर आपने आनंद लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए एक सुंदर सा आपका फिगर दिया हुआ है। ये डल लेक लोकटक जो झील है उसका यहाँ पर एक बड़ा मनोरम चित्रण किया हुआ है। कितना मनोहारी दृश्य है ये। तो इसमें देखिए यहाँ पर अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं, देखिए क्या है। इमेजिन दैट इफ़ श्रीनगर, नैनीताल and other tourist places did not have a lake, would they have been as attractive as they are today। कहता है कि आप कल्पना कीजिए कि मान लीजिए श्रीनगर है, नैनीताल है या अन्य जो हमारे जो पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ जो झीलों वाले नगर हैं, वहाँ पर अगर जो झीलें नहीं होती तो क्या जितने आज वो आकर्षक के केंद्र हैं, क्या वो इतने आकर्षण के केंद्र हो पाते। Have you ever tried to know the importance of lakes in making a place attractive to tourists? क्या कभी आपने इसके बारे में जानने की कोशिश की है कि जो झीलें होती हैं, झीलों का वहाँ के क्षेत्रों को, ये जो झीलें होती हैं इन झीलों का उन क्षेत्रों के अट्रैक्शन में, उन क्षेत्रों को महत्वपूर्ण बनाने में क्या योगदान है? क्या कभी आपने इसके बारे में विचार किया है? अपार्ट फ्रॉम अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट, पर्यटकों को लुभाने के अलावा लेक्स आर ऑल्सो यूजफुल टू ह्यूमन बींग्स इन मैनी वेज। मानव के लिए ये जो झीलें हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, अन्य प्रकार से भी काफ़ी उपयोगी होते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेक्स ऑफ लार्ज एक्सटेंट आर कॉल्ड सीज। देखिए, जो बड़े जिन झीलों के अंदर पानी की क्वांटिटी अधिक हो जाती है उनको फिर सागर कहा जाता है। लाइक द कैस्पियन सागर, जैसे कि कैस्पियन सागर है। कैस्पियन एक झील, पहले ये झील हुआ करती थी, अब ये सागर के रूप में परिवर्तित हो गई है। द डेड सी, मृत सागर है। एंड द अराल सीज, ये अराल जो पर्वत समुद्र हैं, इस प्रकार के ये जो झीलें हैं इनमें वॉल्यूम अधिक हुआ पानी का तो ये झीलों सागरों के अंदर तब्दील हो गई। इंडिया हैज़ मैनी लेक्स, भारत के अंदर भी बहुत प्रकार की झीलें पाई जाती हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर इन साइज एंड अदर करेक्टरिस्टिक्स, और ये झीलें जो हैं एक दूसरे से अपने आकार और अन्य विशेषताओं की वजह से एक दूसरे से भिन्न हैं। मोस्ट लेक्स आर परमानेंट, बहुत सी जो झीलें हैं वो स्थायी झीलें हैं, परमानेंट झीलें हैं।
सम कंटेन वाटर ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। बहुत सी ऐसी झीलें भी हैं जिनके अंदर वर्षा ऋतु में ही जल देखने को मिलता है। लाइक्स इन द बेसिन्स ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड रीजन्स। जैसे कि भारत के जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, आंतरिक जो क्षेत्र हैं वहाँ की जो झीलें हैं वह आपकी मौसमी झीलें हैं। देर आर सम लेक्स विच आर द रिजल्ट ऑफ द एक्शन ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। और बहुत सी ऐसी भी झीलें हैं जो ग्लेशियर के परिणाम स्वरूप या जो पहाड़ी शीट्स होते हैं, जो बर्फीली चद्दरें होती हैं, उनके फिसलने से इनका निर्माण होता है। वाइल अदर्स हैव बीन फॉर्म्ड बाय विंड। जबकि बहुत सी झीलों का निर्माण जो है पवनों के द्वारा, रिवर एक्शंस नदी घाटियों के नदी क्रियाओं के द्वारा एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के द्वारा हुआ है। यानी कई प्रकार की झीलें होती हैं, कई ग्लेशियर से बनती हैं, आइस शीट से बनती हैं, कुछ नदी क्रियाओं के द्वारा बनती हैं, कुछ मानव द्वारा निर्मित झीलें होती हैं। ए मेंडरिंग रिवर अक्रॉस ए फ्लड प्लेन। जो एक मेंडरिंग, जब नदी सर्पाकार में जब बहती है मैदानों में प्रवेश करके, तो मोड़ बनाते हुए बहती है, तो कई बार जो मेंडर है वो मुख्य नदी से कट करके एक अलग झील का निर्माण कर लेता है। फ्लड फ्रेंस फॉर्म्स कट ऑफ्स। ये बाकी से कट जाता है, नदी से कट जाता है। दैट लेटर डेवलप्स इनटू ओक्सबो लेक्स। जो कि बाद में एक जो बैल का खुर जो होता है उस खुरनुमा आकृति में तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था इस प्रकार की झीलों का। स्पाइट्स एंड बार्स। कुछ स्पाइट्स और बार्स होती हैं यानी छड़नुमा फॉर्म लेगून्स, जो कि तटीय प्रदेशों में लेगून्स का निर्माण कर लेते हैं। कोस्टल एरियाज तटीय प्रदेशों में, जैसे चिल्का झील, उड़ीसा की जो चिल्का झील है ये एक लेगून झील है। लेगून झील ऐसी झील होती है जो कि तटीय प्रदेश के अंदर जब समुद्र में लहरें आती हैं तो उसका पानी जो है जो उस लेगून के अंदर जो भर जाता है, और ये जो हैं पोर्ट के लिए सबसे इस्तेमाल उपयुक्त होती हैं लेगून झील से। चिल्का झील, द पुलिकट झील जो कि आपकी इसी साइड में है, जो चिल्का झील से नीचे जो है पुलिकट झील है आपकी ऊपर की तरफ। लेक एंड द कोलेरू लेक्स, ये सभी एक अपने जो पूर्वी क्षेत्र है, अपना पूर्वी जो तट है, इस पर ये तीनों झीलें पाई जाती हैं। आपको मैप में दिखाएंगे झीलों की भी हम इनकी लोकेशन। लेक्स एंड रीजन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज आर समटाइम्स सीजनल। और आंतरिक क्षेत्रों की जो झीलें होती हैं वो मौसमी झीलें होती हैं। जैसे कि सांबर लेक इन राजस्थान, सांबर लेक जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील मानी जाती है। विच इज़ ए साल्ट वाटर लेक, जो कि खारे पानी की झील है। इट्स वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग साल्ट। इसका जो जल है उसका जो सांबर लेक की जो झील है इसका जल जो है नमक उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी इस झील से नमक उत्पादन किया जाता है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन हिमालयन रीजन। और हमारे ताज़े पानी की अधिकांश जो झीलें हैं वो झीलें हमारे हिमालय रीजन के अंदर हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। दे आर ऑफ ग्लेशियल ओरिजिन। और इनका जो निर्माण होता है, इनका निर्माण ग्लेशियर से हुआ है। इन अदर वर्ड्स दे फॉर्म्ड व्हेन ग्लेशियर्स डग आउट ए बेसिन। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब बर्फ़ पिघलती है तो उनका कोई बड़ी जो बर्फ़ की चादर ऊपर से नीचे गिरती है तो उससे एक गड्ढा बन जाता है और इससे इन झीलों का निर्माण होता है। विच वाज लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट। और जिसके बाद जो बर्फ़ गिर जाती है नीचे और वो बर्फ़ पिघल करके पानी का में तब्दील हो जाती है और इससे वो गड्ढा जो भर जाता है, इस गड्ढे को उस गड्ढे का ही नाम आगे चल करके एक लेक में परिवर्तित हो जाती है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर। इन जम्मू कश्मीर के अंदर जो वुलर लेक है ये इस प्रकार की झीलें हैं। इन कंट्रास्ट इज़ द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी। जो हमारी जम्मू कश्मीर की जो वुलर लेक झील है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण, यानी प्लेटों के एक दूसरे की तरफ खिसकने से या एक दूसरे के दूर जाने से इस प्लेट का, यानी वुलर लेक जो टेक्टोनिक प्लेट एक्टिविटी से बनी एक भारत की जो झील है। यानी क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हुआ कि टेक्टोनिक एक्टिविटी से बनी झील का एग्जाम्पल बताइए, तो वो आपकी वुलर लेक है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। और ये भारत में ताज़े जल की सबसे बड़ी झील है वुलर लेक। द डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम अदर इम्पोर्टेंट फ्रेश वाटर लेक्स। ये हमारे ताज़े पानी की कुछ अन्य झीलें हैं जिसके अंदर डल लेक है, भीमताल है, नैनीताल है, लोकटक है और बारापानी जो झीलें जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाई जाती हैं, या ये कहें कि हिमालयन रीजन के अंदर पाए जाने वाले ताज़े जल की प्रमुख झीलें हैं हमारे भारत की। तो लोकटक है, ये आपके जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट प्रोपोर्शन के अंदर है।
अब यहाँ पर देखिए, अपार्ट फ्रॉम नेचुरल लेक्स, ये कुछ हमारी प्राकृतिक झीलें हैं। द डैमिंग ऑफ द रिवर्स फॉर द जनरेशन ऑफ हाइडल पावर हैज़ ऑल्सो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ लेक्स। देखिए, जैसे जैसे हम जो अपनी हाइडल पावर है इसके जनरेशन के लिए भी मानव निर्मित कुछ झीलों का निर्माण किया गया है नदियों के तटों के ऊपर। इससे भी झीलों का निर्माण सच गुरु गोविंद सागर, जो कि भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के ऊपर बनाया गया, जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो गांव है वहाँ पर ये जो बनाया गया है, गुरु गोविंद सागर जो झील है वो बनाई गई है इसमें, क्योंकि ये रिजर्वियर्स के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। लेक्स आर ऑफ ग्रेट वैल्यू टू ह्यूमन बींग्स, मानव के लिए झीलों का बहुत अधिक महत्व है। ए लेक हेल्प्स टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ रिवर। देखिए, जो झील बन जाती है वो झील जो है नदी के अंदर यदि बाढ़ वगैरह की अगर समस्या बनती है तो उसको नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। डूरिंग हैवी रेन्स इट प्रिवेंट्स फ्लडिंग एंड डूरिंग ड्राई सीजन्स इट हेल्प्स टू मेंटेन एन इवन फ्लो ऑफ वाटर। देखिए, अगर जो बरसात के मौसम में पानी ज़्यादा आ जाता है तो ये बाढ़ को रोकने में मददगार होती है, और शुष्क मौसम में ये जो पानी की कमी को दूर करने में मानव की मदद करती है। लेक्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर डेवलपिंग हाइडल पावर, और झीलों का उपयोग जो है हम जो हमारे जल विद्युत है इसके निर्माण में भी, इसका विकास करने में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दे मॉडरेट द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग्स, और आसपास का जो वायुमंडल होता है, वातावरण होता है, उसको भी मॉडरेट करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जल न तो जल्दी ठंडा होता है और न जल्दी गर्म होता है, इसलिए वहाँ पर सम जलवायु पाई जाती है। मेंटेन द एक्वेटिक इकोसिस्टम, जलीय जीवन को, जलीय परितंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनहांस नेचुरल ब्यूटी, और जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हेल्प डेवलप टूरिज्म एंड प्रोवाइड रिक्रिएशन, लोगों के जो है पास जो विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र होती हैं और लोगों को मनोरंजनकारी विभिन्न प्रकार की जो हैं क्रियाएं उपलब्ध करवाता है मनोरंजन के लिए भी, जैसे इसके अंदर बोटिंग हो गया, स्विमिंग हो गया, एंड अदर जो गेम्स होते हैं वाटर गेम्स, उसके लिए लोगों का मनोरंजन करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोल्स ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, अब भारतीय नदियों का जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर क्या योगदान उसके बारे में हम जानते हैं। रिवर्स हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस थ्रू आउट द ह्यूमन हिस्ट्री, मानव इतिहास को यदि हम देखें तो मानव इतिहास का उद्भव ही, यानी मानव सभ्यता का विकास ही नदियों के तटों के आसपास हुआ था, नदी किनारों के आसपास हुआ था, नदी घाटियों में हुआ था। इस प्रकार से नदियाँ जो हैं मानव के लिए मूलभूत महत्वपूर्ण रखती हैं, यानी मौलिक, एक तरह से फंडामेंटल का मतलब होता है कि एक तरह से मौलिक महत्व रखती हैं, मानव के मूल से जुड़ी हुई हैं नदियाँ। वाटर फ्रॉम रिवर इज़ ए बेसिक नेचुरल रिसोर्स, और नदियों में जो जल होता है वो जल मानव के लिए एक प्राकृतिक संसाधन है, इसेंशियल फॉर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो मानव की विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में उपयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से नदियाँ जो है मानव के विकास से जुड़ी हुई हैं, प्राचीन समय से मानव विकास में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। देयरफॉर रिवर बैंक्स हैव अट्रैक्टेड सेटलर्स फ्रॉम एंशियंट टाइम्स, इसी वजह से प्राचीन समय से ही नदियों ने मानव को अपनी ओर आकर्षित किया है बसने के लिए। दीज सेटलमेंट्स हैव नाउ बिकम बिग सिटीज़, अब ये जो प्राचीन जो बस्तियां हैं ये बड़े बड़े शहरों में बदल गई हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, ये प्राचीन जो भारत के नगरीय सभ्यताओं के रूप में जाने जाते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ सिटीज़ इन योर स्टेट विच आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स, और बहुत से जो बड़े शहर हैं जैसे अपना बनारस लगा लीजिए, कानपुर लगा लीजिए, हैदराबाद लगा लीजिए, ये जो शहर हैं ये विभिन्न नदियों के तटों पर बसे हुए हैं और आज इनका महत्व आप देख सकते हैं। यूजिंग रिवर्स फॉर इरीगेशन, नदियों का हम इस्तेमाल जो है सिंचाई में नदियों के जल का इस्तेमाल किया जाता है। नौकायन के अंदर किया जाता है, हाइड्रो पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि नदियों का मानव इतिहास के अंदर बहुत ही अधिक महत्व है, पर्टिकुलरली टू ए कंट्री लाइक इंडिया, और भारत जैसे देश के अंदर तो नदियों का महत्व और भी अधिक हो जाता है। वेयर एग्रीकल्चर इज़ द मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड, जहाँ पर कृषि ही मानव जीवन के अस्तित्व का, आजीविका का प्रमुख साधन है। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अधिकांश जनसंख्या का जो हमारा सोर्स है इनकम का वो कृषि है। तो ऐसे में भारत के लिए तो इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब देखिए, ये रिवर्स का इतना महत्व है तो फिर रिवर्स के जो पोल्यूशन है उसकी तरफ हम ध्यान क्यों नहीं दे पाते हैं। तो देखिए, द ग्रोइंग डोमेस्टिक म्यूनसिपल इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर डिमांड फॉर वाटर
फ्रॉम रिवर्स नेचुरली अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। देखिए जिस प्रकार से मानव की जनसंख्या बढ़ रही है, ह्यूमन या घरेलू उपयोग बढ़ रहा है, विभिन्न प्रकार के नगरीय और औद्योगिक क्षेत्रों में या कृषि के अंदर जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जा रही है, नदियों का जल भी जो प्राकृतिक जल है, प्राकृतिक जो अफवाह है वो भी प्रभावित होता जा रहा है। जल की जो क्वालिटी है उसमें भी जो कमी होती जा रही है। एज ए रिजल्ट जिसका परिणाम क्या हुआ, मोर एंड मोर वाटर इज़ बीइंग ड्रेन्ड आउट ऑफ द रिवर्स, जिसकी वजह से नदियों से अधिक संख्या मात्रा के अंदर जल जो है वो निकाला जा रहा है, निष्कासित किया जा रहा है, वहाँ से जल की जो निकालने की प्रक्रिया चल रही है। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ देखा जाए, ए हैवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स आर एमिटेड इनटू द रिवर्स। दूसरी तरफ नदियों के जल को तो हम इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन जो हमारे औद्योगिक जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम नदियों के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि नदियों का जल जो है दूषित हो जा रहा है। दिस अफेक्ट्स नॉट ओनली द क्वालिटी ऑफ वाटर, इससे न केवल नदियों के जल की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, वो घटिया हो जाती है, बट ऑल्सो द सेल्फ क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ द रिवर। ये नदी की जो खुद उसको स्वच्छ रखने की जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है, उसको भी प्रभावित करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, गिवन द एडिक्वेट स्ट्रीम फ्लो द गंगा वाटर इज एबल टू dilute the assimilate pollution loads within 20 किलोमीटर्स ऑफ लार्ज सिटीज़। देखिए जो गंगा नदी है वो 20 किलोमीटर के क्षेत्र तक अपना जो है पोल्यूशन है उस लोड को कम करने में काफ़ी सक्षम है। लेकिन इसके अंदर यदि हम अधिक संख्या में, अधिक मात्रा के अंदर, अधिक क्वांटिटी के अंदर यदि हम ये पोल्यूशन डालते हैं, पोल्यूटेंट्स डालते हैं, तो इससे ये नदी जो है अपना कार्य कर पाने में जो है अछूती रह जाती है, वो उस क्रिया को पूरा नहीं कर पाती है, जिससे कि ये नदियाँ जो हैं अपने रेगुलेशन में कमज़ोर पड़ जाते हैं। बट द इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन डू नॉट अलाउ इट टू हैपन। लेकिन जो शहरीकरण जो बढ़ता जा रहा है, औद्योगिकरण जो बढ़ता जा रहा है, इससे नदियाँ जो हैं अशाय हो गई है। एंड द पोल्यूशन लेवल ऑफ मैनी रिवर्स हैज़ बीन राइजिंग, जिसकी वजह से बहुत सी नदियों का जो पोल्यूशन लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। कंसर्न ओवर rising population in our rivers led to the launching of various action plans to clean rivers। इसके लिए जो हमारी चिंताएं हैं वो काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से विभिन्न नदियों के जो सफाई के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए का खर्चा होता है, जैसे कि गंगा प्रोग्राम, क्लीनिंग प्रोग्राम जो चलाया गया है। और उसी प्रकार से जो नमामि देवी नर्मदे के लिए जो आपकी जो महाराष्ट्र सरकार है उसके द्वारा जो कार्य, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, इनमें करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यदि नदियों को प्राकृतिक रूप से यदि ठीक तरह अपने आप जो है पोल्यूटेंट मुक्त होने के लिए इनके अंदर पोल्यूटेंट यदि हम नहीं डालते हैं, तो इससे नदियाँ स्वतः अपनी सफाई करने में जो सक्षम है, और हमारा करोड़ों रुपए का जो खर्च इसके ऊपर होता है, ये मानव विकास में यूज किया जा सकता है। तो हाउ डज आवर हेल्थ गेट अफेक्टेड बाई पोल्यूटेड रिवर वाटर। और आप सभी जानते हैं कि कंटामिनेटेड वाटर के पीने से, प्रदूषित जल को पीने से मानव का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता है, मानव को तरह तरह की बीमारियां का शिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से थिंक अबाउट लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग्स विदाउट फ्रेश वाटर। भाई बिना स्वच्छ जल के मानव के जीवन की आप कल्पना करके देखिए क्या संभव है। अरेंज ए डिबेट ऑन दिस टॉपिक इन द क्लास। और इस टॉपिक के ऊपर, फ्रेश वाटर के ऊपर या इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन बीइंग, इसके ऊपर एक टॉपिक के ऊपर अपनी क्लास में एक डिबेट कीजिए, ताकि हम जो फ्रेश वाटर है उसके इम्पोर्टेंस को समझ सकें, नदियों के इम्पोर्टेंस को समझ सकें। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को जाना है। अब जो इसके क्वेश्चंस बनते हैं, तो क्वेश्चंस के अलावा मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपना जो मैप है, मैपिंग के अंदर जो झीलें हैं वो आपको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ कि झीलें हमारे लिए, ये जो हमारा मैप है यहाँ पर देखिए, इसके अंदर हम जो हमने झीलों के बारे में देखा है वो झील मैं आपको अब एक बार बता देता हूँ। देखिए हमने देखा है सबसे पहले वुल्लर, ये हमारी वुल्लर लेक है। उसके बाद हमने गोविंद सागर झील को देखा, ये व्यास नदी, ये सतलुज नदी पे ये अपने गुरु गोविंद सागर झील है। सांबर लेक राजस्थान की, ये हमारी सांबर लेक झील है। और उसके बाद हमने देखा था गोविंद वल्लभ पंत सागर, ये अपना गोविंद वल्लभ पंत सागर है। चिल्का झील जो उड़ीसा की महानदी के ऊपर है, ये आपकी चिल्का झील है। उसके बाद आपकी कोलेरू झील आपके जो आंध्र प्रदेश वाले एरिया में पड़ती है। पुलिकट
ये आपके उड़ीसा के अंदर ये अब सॉरी आंध्र प्रदेश के अंदर है। और ये कोलेरू जो है ये आपके इधर जो छत्तीसगढ़ वाला एरिया या हम तेलंगाना कहें इस एरिया में, और ये जो है आपके उड़ीसा में पड़ जाती है। ये आपके वेबनाथ झील है। इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी आपकी पेरियार झील है, यहाँ आपकी पेरियार झील मिलेगी। तो ये झीलें हैं भारत की प्रमुख झीलें जिनका हमने अभी डिस्कस किया था। ये आपका लिंगोनामाम की जो रिजर्वियर्स है, वाटर बॉडीज है, वो है यहाँ पर आपकी, ठीक है। ये आपका कृष्णा सागर रिजर्वियर्स है। रिजर्वियर्स भी एक प्रकार से झीलों का काम करते हैं। तो ये अपनी प्रमुख झीलें हैं जो अभी हमने डिस्कस की हैं, उनके बारे में आपने मैपिंग के अंदर जाना कि किस प्रकार से ये जो झीलें हैं मानव इतिहास के लिए इम्पोर्टेंट हैं, इनके बारे में जाना। तो आज ये हमारा चैप्टर जो है हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।